नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और चीन सीमा पर सैन्य तैनाती का ढांचा बदलने की तैयारी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सेना की नई रणनीति, लद्दाख में चीन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब, पाकिस्तान के खिलाफ भी एक्शन प्लान हो गया है तैयार। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कानून तोड़ने पर ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है CBI, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और PM मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पाकिस्तान और चीन सीमा पर सैन्य तैनाती का ढांचा बदलने की तैयारी। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना देश की पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी सीमा पर सैनिकों की तैनाती में नए सिरे से कई महत्वपूर्ण बदलाव ला रही है, जिसमें ऑर्डर ऑफ बैटल भी शामिल है। चीन के साथ एक साल से जारी तनाव के बीच भारत ने इस गर्मी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पहले की तुलना में अधिक सैनिकों को तैनात किया है। इसके साथ ही लद्दाख सेक्टर और अन्य क्षेत्रों में भारतीय सेना ने 0 से 45 डिग्री नीचे तक तापमान में रहने लायक नए आवास भी बनाए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में सैनिकों को समायोजित करने की क्षमता है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमा से चीन के साथ उत्तरी और पूर्वी सीमा तक सैनिकों की तैनाती का मूल्यांकन कर नए सिरे से संतुलन की नींव बनानी शुरू की है। बनाई गई नई रणनीति में केवल सैन्य दृष्टिकोण ही नहीं है, बल्कि कूटनीति और अर्थशास्त्र भी शामिल है। यानी इस महत्वपूर्ण बदलाव में दुश्मन से निपटने में कूटनीति का इस्तेमाल करने के साथ साथ यह भी ख्याल रखा गया है कि कम बजट में कैसे अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखा जा सकता है। ऑर्डर ऑफ बैटल भी इसी रणनीति का हिस्सा है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान और चीन सीमा पर नए सिरे से तैनाती की जानी है। ORBAT का मतलब किसी भी अभियान या युद्ध के लिहाज से सशस्त्र बल की तैनाती का क्रम होता है, जिसे सैन्य जरूरतों और चुनौतियों के जवाब देने के मकसद से समय समय पर संशोधित या बदला जा सकता है। सैन्य दृष्टिकोण से भारत का हमेशा पश्चिमी सीमा पर फोकस क्षेत्र रहा है, इसीलिए वहां अत्यधिक उच्च सैन्य शक्ति के साथ दंडात्मक कार्रवाई की रणनीति रही है। इसके विपरीत चीन के खिलाफ विश्वसनीय प्रतिरोध की रणनीति अपनाई गई है, ताकि विपरीत पक्ष को पता होना चाहिए कि भारत के पास जवाबी कार्रवाई करने और नुकसान पहुंचाने की क्षमता है। दरअसल सैन्य शक्ति के मामले में चीन खुद को अमेरिका के बराबर देखता है, फिर भी एक साल से चल रहे गतिरोध के बीच चीन ने माना है कि भारत भी सैन्य रूप से मजबूत है और पीछे हटने के बजाय वास्तव में पलटवार कर सकता है। चीन को यह बात तब समझ में आ गई जब भारतीय सेना ने पिछले वर्ष 29-30 अगस्त की रात को चीनियों को पछाड़कर पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे की रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सेना की नई रणनीति, लद्दाख में चीन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब, पाकिस्तान के खिलाफ भी एक्शन प्लान तैयार। जी हां दोस्तों, चीन के साथ सैन्य गतिरोध के बीच भारत ने लद्दाख सेक्टर और अन्य क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिकों को उनके निवास स्थलों में रखने के लिए बुनियादी ढांचा विकसित कर लिया है। इसके साथ ही भारत ने क्षेत्र में सैनिकों की संख्या में भी बढ़ोतरी कर चीन की गतिविधियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयारी की है। अपने प्रमुख सैन्य प्रतिद्वंदियों को जवाब देने के लिए सेना ने कई बदलाव किए हैं, जिनमें ऑर्डर ऑफ बैटल भी शामिल है। द प्रिंट की खबर के मुताबिक भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ दंडात्मक निवारण और चीन के खिलाफ विश्वसनीय निवारण नीति लागू करने का फैसला किया है। इस रणनीति के तहत अब सेना कोर स्तर पर प्रतिक्रिया देने की जगह एकीकृत प्रणाली का इस्तेमाल करेगी। इसमें पाकिस्तान से सटी पश्चिमी सीमा और चीन से लगी पूर्वी सीमा के बीच संतुलन का भी ध्यान रखा गया है। पाकिस्तान से लगी सीमा भारत के पश्चिमी थिएटर कमांड का हिस्सा है, जो कि सेना के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। पश्चिमी थिएटर कमांड में भारत की रणनीतिक दंडात्मक निवारण की होगी। सैन्य दृष्टिकोण से दंडात्मक रणनीतियों से कहा जाता है जहां पर जवाबी कार्रवाई की जाती है। भारत की सैन्य शक्ति पाकिस्तान के मुकाबले काफी अधिक है, ऐसे में यहाँ पर दंडात्मक निवारण नीति को लागू किया गया है। वहीं सैन्य शक्ति के मामले में चीन अपनी तैयारी अमेरिका से मुकाबले के लिए कर रहा है, लेकिन पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में गतिरोध के दौरान उसे समझ आ गया है कि भारत उसके सामने आंख में आंख डालकर क्षमता हासिल कर चुका है। भारत की इसी रणनीति के चीन की सैन्य दादागिरी वाली छवि को वैश्विक नुकसान पहुंचाया है। इसे ही विश्वसनीय निवारण नीति कहा जाता है। चीन से मुकाबले के लिए भारत ने लद्दाख क्षेत्र में सैनिकों की संख्या बढ़ाने के साथ ही उनके रहने के लिए बुनियादी ढांचे निर्माण के काम को युद्ध स्तर पर अंजाम दिया है। सेना ने 5 साल में होने वाले काम को 1 साल में ही पूरा कर लिया है। लद्दाख में बेहद प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थिति के चलते सैनिकों को रखने में काफी समस्या आती है। क्षेत्र में तापमान 45% से नीचे तक चला जाता है। ऐसे में इन विशेष ठिकानों के निर्माण के बाद सैनिकों को यहाँ रहने और काम करने में आसानी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कानून तोड़ने पर ममता के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है CBI, सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि CBI मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके कानून मंत्री या कानून तोड़ने करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। शीर्ष अदालत कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा नारदी मामले में 4 TMC नेताओं की नजरबंदी को चुनौती देने वाली CBI की अपील पर सुनवाई कर रही थी।
सीबीआई के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री 17 मई को उनके कार्यालय पहुंची और उन्होंने जांच एजेंसी के बारे में कई अपमानजनक टिप्पणियां की। एजेंसी ने कहा कि वह 6 घंटे तक धरने पर बैठी रही, जबकि एक अनियंत्रित भीड़ संगठित तरीके से बढ़ती रही, जिससे जांच अधिकारी द्वारा आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद की जाने वाली कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हुई। सीबीआई ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के हजारों समर्थकों ने पिछले सोमवार को कोलकाता के निजाम पैलेस में सीबीआई की इमारत की घेराबंदी की और लगातार पथराव में शामिल होकर कानून की प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति बीआर गवई ने सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि उन्होंने सीबीआई कार्यालय की घेराबंदी करने में मुख्यमंत्री और कानून मंत्री के आचरण को स्वीकार नहीं किया है और न ही उन्होंने इसकी अनुमति दी है। पीठ ने कहा कि ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए संविधान में पर्याप्त उपाय है। इसने टिप्पणी की, हम यहाँ सरकार या सीबीआई को सलाह देने के लिए नहीं है। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति बीआर गवई ने सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, मुख्यमंत्री और कानून मंत्री के धरने के कारण आरोपी व्यक्तियों को पीड़ित क्यों बनाया जाए। अदालत ने कहा कि आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आगे बढ़ सकते हैं जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है। पीठ ने कहा कि वह एजेंसी पर दबाव बनाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह के धरने की सराहना नहीं करती। पीठ ने कहा, हम नागरिकों की स्वतंत्रता को राजनेताओं के किसी भी अवैध कृत्य के साथ मिलाना पसंद नहीं करते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ पहले से ही मामले की सुनवाई कर रही है और इसे देखते हुए शीर्ष अदालत ने सीबीआई से पूछा कि क्या वह उच्च न्यायालय के खिलाफ अपील वापस लेना चाहेगी। मेहता ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि सीबीआई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपनी अपील वापस लेगी, जिसमें टीएमसी नेताओं को नजरबंद करने का आदेश दिया गया था। 2016 के नारद स्टिंग टेप मामले में सीबीआई के अधिकारियों द्वारा तृणमूल कांग्रेस के 2 मंत्रियों फरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी के साथ ही वर्तमान विधायक मदन मित्रा और कोलकाता नगर निगम के पूर्व मेयर शोभन चट्टोपाध्याय को गिरफ्तार करने के बाद राजनीति गर्मा चुकी है। कोलकाता में 17 मई को गिरफ्तारी के बाद से इस मामले में भारी ड्रामा देखने को मिला है। इस कथित टेप में कई राजनेता और एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी कथित रूप से एक फर्जी कंपनी को अनौपचारिक लाभ प्रदान करने के लिए नकदी स्वीकार करने रुख करते हैं। अगली खबर की तरफ, पीएम केयर्स फंड के तहत सप्लाई किए गए खराब वेंटिलेटर्स पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, लगाई फटकार। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी में ऑक्सीजन के लिए मचे हाहाकार के बीच सरकार ने पीएम केयर्स के फंड से कुछ वेंटिलेटर खरीदे, उन्हें अलग अलग राज्यों को सप्लाई कर दिया, लेकिन कई जगहों पर डॉक्टरों ने वेंटिलेटर के खराब होने की शिकायत की और इसे मरीजों की जान बचाने के लिए नाकाफी बताया। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में भी ऐसा ही मामला सामने आया जो कोर्ट पहुंच गया। अब इन खराब वेंटिलेटर्स को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि इससे मरीज की जान खतरे में जा सकती थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 मई को होगी। कोर्ट ने उन नेताओं को भी फटकारा जो वेंटिलेटर चेक करने अस्पताल गए थे। हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा कि पीएम केयर फंड के तहत मराठवाड़ा को भेजे गए 150 में से 113 वेंटिलेटर खराब पाए गए। 37 वेंटिलेटर अभी खोले नहीं गए हैं। ये वेंटिलेटर सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में इस्तेमाल होने थे। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि इन वेंटिलेटर्स के इस्तेमाल से मरीज हाइपोक्सिक हो रहे थे, यानी उनके शरीर से ऑक्सीजन कम हो रहा था। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस रविंद्र घुगे की बेंच ने इस मामले पर केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या कार्रवाई की योजना बना रहे हैं। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा ये मामला बहुत गंभीर है। कोर्ट ने कहा कि वेंटिलेटर जीवन रक्षक उपकरण है और अगर ये ठीक से काम ना करे तो मरीज की जान खतरे में जा सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ में नया खतरा, पानी में मिला कोरोना वायरस, पीजीआई के टेस्ट में खुलासा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अब पानी में भी कोविड-19 वायरस की पुष्टि हुई है। यूपी में नदियों में उतराते शवों के कारण अब विशेषज्ञों ने पानी में वायरस को लेकर चर्चा शुरू कर दी है। आईसीएमआर और WHO के द्वारा पानी में सैंपलिंग की जाँच शुरू हुई तो पानी के सैंपल भी कलेक्ट किए जाने लगे। सीवेज सैंपलों के टेस्ट के लिए कुल 8 सेंटर बनाए गए हैं। इन सेंटरों में से एक लखनऊ के SGPGI अस्पताल को भी शामिल किया गया है। पीजीआई माइक्रोबायोलॉजी की विभागाध्यक्ष उज्ज्वला घोषाल बताती हैं कि प्रथम चरण में लखनऊ के 3 अलग अलग जगहों के सीवेज से सैंपल प्राप्त किए गए हैं, जिसमें से एक जगह के सीवेज पानी के सैंपल में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की HOD ने बताया कि हमारी टीमों द्वारा लखनऊ के अलग अलग जगहों से सीवेज के पानी को जाँच के लिए लिया गया था, जिसमें खदरा, मछली मोहल्ला और चौक स्थित घंटाघर के सीवेज का पानी शामिल था। इन तीनों जगहों में से एक सैंपल जो खदरा के रुकपुर से आया था, जब उसको लैब में जब टेस्ट किया जा रहा था तब जांच के दौरान पानी में कोरोना के वायरस मिले हैं। कोरोना वायरस मुख्य रूप से छींक से फैलता है। यह कुछ रोगियों के मल के सैंपल में भी पाया गया है, जो मुख्य रूप से वायरस का एक टुकड़ा है। सीवेज के नमूनों में SARS-CoV-2 RNA की मौजूदगी साबित नहीं हुई है और आगे इस विषय पर स्टडी की जरूरत है। फिलहाल में इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि कोरोना वायरस पानी से फैलता है। डॉक्टर उज्ज्वला ने कहा कि पानी में मिले सैंपल की रिपोर्ट को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को सौंप दिया गया है। पीजीआई माइक्रोबायोलॉजी की हेड
की माने तो पानी में वायरस मिलने का कारण लोगों का मल है। जो लोग अपने अपने घरों में कोविड पॉजिटिव होने पर होम आइसोलेट हो रहे हैं और इस दौरान उनसे जो मल निकलता है वह घरों से होकर सीवेज में जा गिरता है। आधे प्रतिशत कोरोना मरीजों के मल में वायरस पाए जाने की पुष्टि हुई है। कई देशों के द्वारा किए गए रिसर्च में यह बात सामने आई है। रिसर्च में यह बात भी सामने आई है कि लगभग आधे प्रतिशत लोगों के मल में संक्रमण मौजूद होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और ICMR के सामने रिपोर्ट पेश की है, जिस पर फाइनल रिपोर्ट उनकी ओर से दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भूटान के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश में चीन, विदेशी मीडिया ने खोली पोल, बसाए गांव की पूरी जानकारी आई सामने। जी हां दोस्तों, अब एक बार फिर फिक्र में बात कोरोना विलेन चीन की। कोरोना चीन का मैन मेड वायरस हो सकता है, ये बात धीरे धीरे सच साबित होती जा रही है। पहले ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने चीन में 2015 में कोरोना पर रिसर्च होने का दावा किया था। अब अमेरिकी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में वायरस को लेकर बड़ा खुलासा किया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने दुनिया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बहुत जरूरी जानकारी छिपाई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने WHO को बताया था कि वुहान में कोरोना का पहला केस 2019 को मिला था, जबकि वायरस से संक्रमण का मामला इसके 1 महीने पहले ही सामने आ गया था। चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 रिसर्चर्स को नवंबर 2019 में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बीमारी के दौरान तीनों डॉक्टरों में कोरोना के लक्षण देखे गए थे। इस रिपोर्ट के आने के बाद वुहान की लैब से वायरस के लीक होने का शक बढ़ गया है और करीब करीब ये साबित हो गया है कि दुनिया का वायरस विलेन चीन ही है, जो भारत के खिलाफ भी हर दिन नए नए पैंतरे आजमाता रहता है। इस बार चीन ने भूटान की जमीन पर एक गाँव बसाया है। ये इलाका भारत की सीमा से करीब है। तो सवाल है, क्या चीन भूटान के गाँव के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है? देखिए ये रिपोर्ट। एक बार फिर ग्लोबल विलेन चीन की चालबाजी भारत के खिलाफ शुरू हो गई है। ड्रैगन की सेना LAC के पास कहीं सड़क बना रही है, तो कहीं युद्धाभ्यास कर रही है, तो कहीं गोले बारूद बरसा रही है। और ये सब तब हो रहा है जब गलवान कांड के 1 साल होने वाले हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि चीन उस घटना से सबक लेने के लिए तैयार नहीं है और लाल बादशाह की सेना लगातार साजिशें रच रही है। हालांकि इस बार फिर धूर्त चीन की ये साजिश बेनकाब हुई है। चीन ने अरुणाचल से लगे भूटान के इलाकों में एक गाँव को बसाया है, जिसकी पूरी डिटेल सामने आ गई है। आज हम आपको उस गांव से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी बताएंगे। ये भी बताएंगे कि चीन ने कहां आर्मी कैंप और कहां पावर प्लांट बनाया है, जो हिंदुस्तान के लिए कितना खतरनाक है, क्योंकि चीन चालबाज भी है और दगाबाज भी। वो जानता है कि वुहान लैब से निकला वायरस इस वक्त भारत में कहर बरपा रहा है। पूरा देश महामारी के दर्द से करा रहा है। ऐसे में ये वक्त पड़ोसी पर घात के लिए सबसे सटीक है और हुआ भी यही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव बाद हिंसा, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को जारी किया नोटिस, SIT गठित करने की मांग। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की वजह से राज्य से लोगों के कथित पलायन को रोकने के अनुरोध वाली याचिका पर मंगलवार को केंद्र और पश्चिम बंगाल से जवाब मांगा। इस याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा के कारण राज्य से लोगों का कथित पलायन रोकने के लिए निर्देश दिए जाएं तथा इसकी जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया जाए और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। न्यायमूर्ति विनीत शरण तथा न्यायमूर्ति BR गवई की अवकाश पीठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग को इस मामले में पक्षकार बनाने का भी निर्देश दिया। इससे पहले याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि NHRC तथा NCW ने पश्चिम बंगाल में लोगों की स्थिति का जायजा लिया है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र तथा पश्चिम बंगाल इस मामले में जवाब दे। इसके साथ ही उसने कहा कि याचिका पर 7 जून से शुरू हो रहे हफ्ते में सुनवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस पर बदले की भावना से मर्डर का आरोप लगाया है। वहीं ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी ने कहा कि भाजपा सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैला रही है। भाजपा ने उत्तर 24 परगना जिले के अमदगा विधानसभा क्षेत्र, बांकुड़ा जिले के कोतलुपुर और मालदा जिले के मोथाबाड़ी इलाके में पार्टी कार्यकर्ताओं के शवों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की और TMC पर उन्हें मारने का आरोप लगाया। घटनाओं की पुलिस जांच के परिणाम स्वरूप यह निष्कर्ष निकला कि ये मौतें या तो आत्महत्या से हुई थी या दुर्घटनावश डूबने से हुई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फेसबुक और ट्विटर पर भारत में लगेगा ताला, सरकार की डेडलाइन आज हो रही खत्म। जी हां दोस्तों, आज के दौर में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसी तमाम सोशल साइट्स भारत के करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। लेकिन मंगलवार से ये सभी सोशल मीडिया साइट्स बंद हो जाएंगी। देश में इस बात की चर्चा भी जोरों पर है। तो आखिर ये चर्चा क्यों हो रही है? देश में कई वर्ग आरोप लगा रहे हैं कि सोशल मीडिया निरंकुश हो रही है। इसके बाद सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायत और निगरानी के लिए भारत में अफसरों को नियुक्त करने के निर्देश दिए थे। लेकिन भारतीय सोशल मीडिया कंपनी कू को छोड़कर किसी भी सोशल मीडिया कंपनी ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। सरकार की ओर से 25 फरवरी को 2021 को दिए गए निर्देशों की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। इसके बाद ये माना जा रहा है कि सरकार इन सोशल मीडिया कंपनियों पर कार्रवाई कर सकती है। सरकार ने दिए थे निर्देश,
ट्विटर और फेसबुक जैसी कंपनियों को सरकार ने गाइडलाइन बनाने के लिए 3 महीने का वक्त दिया था, जिसकी मियाद आज खत्म हो रही है। अब तक भारतीय कंपनी कू को छोड़कर किसी भी कंपनी ने सरकार को जवाब नहीं दिया है। केंद्र ने इस साल की 25 फरवरी को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए ज्यादा कड़े नियमों की घोषणा की थी, जिसके तहत उन्हें रिपोर्ट की गई सामग्री को 36 घंटे में हटाना पड़ेगा और भारत में काम करने वाले किसी अधिकारी के साथ एक शिकायत निवारण सिस्टम बनाना होगा। इन नियमों के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में अपना ऑफिसर और कॉन्टैक्ट एड्रेस देने होंगे। साथ ही कंप्लायंस अधिकारी की नियुक्ति, शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने जैसे नियम इसमें शामिल हैं। दरअसल बीते कुछ सालों से सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेहद गलत तरीके से किया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए अफवाहों को फैलाना, आपत्तिजनक जानकारी शेयर करना, देश में माहौल खराब करने जैसे काम लगातार किए जा रहे हैं। कई बार ऐसे मामले कोर्ट तक भी पहुंचे हैं। सरकार के बार-बार निर्देश के बावजूद अब तक सोशल मीडिया कंपनियों की ओर इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। इसके बाद सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को एक सख्त गाइडलाइन बनाने का निर्देश दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, वीजा जारी करने से आनाकानी पर इंडिया ने अधिकारियों को बुलाया वापस। जी हां दोस्तों, असाइनमेंट वीजा को लेकर पाकिस्तान के साथ हुए मतभेदों के बाद भारत ने इस्लामाबाद में स्थित उच्चायोग के स्टाफ के कुछ सदस्यों को वापस बुला लिया है। भारत ने कई बार उच्चायोग में काम करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए वीजा का आवेदन दिया था, लेकिन पाकिस्तान द्वारा आनाकानी करने के बाद भारत ने यह सख्त कदम उठाया है। इससे दोनों देशों के बीच तल्खियां और बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान ने पिछले 2 साल से भारतीय अधिकारियों को वीजा जारी नहीं किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर प्रकाशित खबर के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान का यह रवैया देखते हुए उच्चायोग के स्टाफ के कुछ सदस्यों को वापस बुला लिया है। पाकिस्तान ने पिछले साल भारतीय उच्चायोग के प्रभारी सुरेश कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दे दी थी, लेकिन उसके बाद उसने जयंत खोबरागड़े को वीजा देने से इनकार कर दिया था। इसे लेकर इस्लामाबाद ने कहा था कि जब दोनों देशों के संबंधों को डाउनग्रेड किया गया है, तो ऐसे में खोबरागड़े मिशन की जिम्मेदारी संभालने के लिहाज से बहुत वरिष्ठ है। भारत द्वारा उच्चायोग के अधिकारियों को वापस बुलाए जाने भारतीय उच्चायोग के रोजमर्रा के कामकाज पर असर पड़ेगा। पिछले साल ही संबंधों को डाउनग्रेड करने के भारत के फैसले के बाद दोनों देशों ने अपने अपने मिशन का स्टाफ आधा कर दिया था। 2019 में भारत ने जब से जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाया है, तब से ही पाकिस्तान का रवैया काफी बदल गया है। उसी समय पाकिस्तान ने अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया था और फिर भारत को भी ऐसा ही करना पड़ा था। गौरतलब है कि फरवरी में दोनों देशों ने नियंत्रण रेखा और अन्य सभी क्षेत्रों में सभी समझौतों और संघर्ष विराम का कड़ाई से पालन करने के लिए सहमति जताई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से विवाद के बीच LAC पर आनन फानन में की गई ये खास तैयारी, सैनिकों को मिलेगी मदद। जी हां दोस्तों, जून 2020 में गलवान घाटी की घटना के बाद से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बेहद गंभीर हो गया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी इस विवाद के बीच ठंडा मौसम सैनिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होता है। ऐसे में अब भारतीय सेना ने इन इलाकों में सैनिकों के लिए बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिए हैं। LAC और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में सेना ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है जिससे जवानों को सर्दियों के मौसम में -45 डिग्री में भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि ये काम पूरे 5 सालों में किया जाना था, लेकिन तेजी दिखाते हुए इसे 1 साल के भीतर पूरा किया गया। इस वक्त जितने सैनिक लद्दाख में तैनात हैं, उनसे दोगुनी संख्या इन इंफ्रास्ट्रक्चर में आराम से रह सकते हैं। सेना के लिए चुनौती था मौसम। बता दें कि सीमा विवाद की शुरुआत से ही भारतीय सैनिकों के लिए सर्दी का मौसम सबसे बड़ा चैलेंज माना जाता रहा है। यहाँ पारा -45 डिग्री तक गिर जाता है। ऐसे में तैनात जवानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं वो किसी प्लास्टिक के घर जैसे लगते हैं। इन स्ट्रक्चर्स में जवानों के रहने के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। पूर्वी लद्दाख के इलाके में भले ही डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया हुई हो, लेकिन चीन की चालबाजियों देखते हुए भारत की तरफ से पूरी सतर्कता बरती जा रही है। अतिरिक्त सैन्य बल के लिए भी तैयारी। खबर है कि इंजीनियरिंग कोर अभी भी LAC पर ऐसे ढांचों के निर्माण में लगी हुई है ताकि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सैन्य बल वहां से अभियान चला सके और रह सके। भारत LAC पर सभी सेक्टरों में सड़क ढांचे विकसित करने में भी जुटा है। इधर रक्षा मंत्रालय भी जल्द ही BRO को नई सड़क पर कनेक्टिविटी के लिए 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए तैयार है। LAC के पास फिर अभ्यास करने पहुंची चीनी सेना। इधर LAC के पास चीन ने एक बार फिर से हरकत शुरू कर दी है। चीनी सेना पूर्वी लद्दाख के डेप्थ इलाकों में अपनी ओर सैन्य अभ्यास कर रही है। वहीं अभ्यास को देखते ही भारतीय सेना भी पूरी तरह से अलर्ट हो गई है और किसी भी हरकत का जवाब देने को तैयार है। हाल ही में सूत्रों ने बताया था कि चीनी कई सालों से इन इलाकों में आ रहे हैं जहां वे गर्मी के समय में अभ्यास करते हैं। पिछले साल भी वे अभ्यास की आड़ में इन क्षेत्रों में आए थे और यहाँ से पूर्वी लद्दाख की ओर आक्रामक रूप से चले गए थे। चीनी सैनिक अपने पारंपरिक इलाकों में हैं
और कुछ स्थानों में वे 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं। वे अपने क्षेत्र में बंकरों का निर्माण करते देखे गए हैं और अपने ढांचे को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल तरीके से G7 सम्मेलन में ले सकते हैं हिस्सा। जी हां दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने डिजिटल माध्यम से कार्नवेल में ब्रिटेन की मेजबानी में आयोजित G7 सम्मेलन की बैठक में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि मोदी इस बैठक में शामिल होने के लिए कार्नवेल नहीं जा पाएंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन की विदेश नीति में हिंद प्रशांत क्षेत्र पर विशेष बल देने के तहत मोदी को 11 से 13 जून के दौरान होने वाली इस बैठक में शामिल होने का न्योता दिया था। भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया 3 अतिथि देशों में शामिल हैं। अतिथि नेताओं को ग्रुप ऑफ 7 की बैठक के विशेष सत्रों में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रित किया जाएगा। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन करेगा। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ है। ब्रिटेन सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, हम इस बात से निराशा हुई कि प्रधानमंत्री मोदी घरेलू कोरोना वायरस प्राथमिकताओं की वजह से G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने नहीं आ पाएंगे।